अबे फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। कुछ भी ऐसे अपने अपने बातें रखो, देखो शायद किसी का सही हो जाए। टेबल, घर में पंखा देखते हो, कहीं भी रहते हो पंखा जरूर देखते हो तुम लोग ना, और दोनों तरीके के फैन देखते होगे। तो बताइए दोनों को देख के कुछ सोचिए क्या डिफरेंस होता है दोनों में। हवा तो दोनों दे रहा है। टेबल फैन ज़्यादा हल्ला करता है। कभी बताओ कुछ। अरे कुछ भी, मतलब जो मन में हो बोलिए, देखिए शायद सही हो जाए। जो रूम का एटमॉस्फेयर है उसी को अकॉर्डिंग हवा देगा। हवा कहाँ खींच रहा है बताइए। रहे तब ना। चलो वॉल फैन तो लगा है ना, वो भी टेबल फैन की तरह काम करता है, इस तरीके से मान लेते हैं। वॉल पर अलग हो गया। चलो जो सीलिंग फैन होता है अगर तुम देखना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और जो टेबल फैन होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक। अब यहाँ देख लो, बाकी घर जाके देखना, ठीक है। ये अंतर होता है, मतलब पढ़े लिखे लोग ये जवाब देते हैं। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बताया था मैं, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया था। कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। आगे बात करते हैं बालक थोड़ा सा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हिंदी में बोलते हैं क्या, आवेशों का सतत वितरण, ऐसा कुछ बोला जाता है हिंदी में। चलिए फिर भी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब अब बात करेंगे, अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें या फिर कूलम्ब फोर्स के बारे में बात करें, उसमें आप लोग देखे होंगे तो हमेशा हम लोग एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है। हमेशा किसकी बात करते थे, एक पॉइंट चार्ज की बात करते थे। अब क्या होगा, अब जो चार्ज होंगे किसी न किसी सरफेस के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। चार्ज बेसिकली तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से बहुत चीज़ें नहीं पूछती, एक छोटा सी आपसे पूछा जाता है बस। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बालक सपोज करते हैं एक वायर है, इसके अलोंग, इसके लेंथ के अलोंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, और ये वायर पूरी तरीके से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। देखो हो गए ढेर सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है किसी लाइन के अलोंग। मैं सपोज करता हूँ इस पर टोटल चार्ज कितना, Q, ऐसा सपोज कर लेते हैं। और यह इस वायर से या फिर लाइन चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, हमको पॉइंट P पे बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वैसे पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको याद है, क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², यही पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा हम लोग तो पॉइंट चार्ज कारण पढ़े हैं, यहाँ तो ढेर सारे चार्ज आ गए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक बहुत छोटा पार्ट कट करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज कट करते हैं, तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कट कर लें, बोलो बालक। अच्छा ये टोटल चार्ज Q है, बहुत स्मॉल चार्ज अगर कट करते हैं तो इसको कितना लेते हैं, dQ, बहुत स्मॉल dQ। अच्छा इसका कुछ ना कुछ लेंथ भी होगा, पूरा लेंथ होगा तो जो स्मॉल पार्ट कट किया है इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ होगा, तो मान लेते हैं इसका लेंथ कितना d है। और ये पॉइंट P इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये देखो बालक जो लाइन चार्ज है ये पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि चार्ज क्या हो गया है हमारा, बहुत स्मॉल हो गया है। और उसका डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण बाहर की ओर होगा, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना, DE के बराबर होगा। वैसे E होता है, बहुत स्मॉल लिए हैं तो DE। वैसे DE की वैल्यू कितना होगा समझिए, 1/4πε0 dQ/E, नहीं Q1 Q2 नहीं करते हैं, dQ/r²। वैसे Q/r² होता है अगर टोटल चार्ज होता तो हाँ। अब क्या करते हैं बालक,
अगर अब हमको पूरे के पूरे चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये डी का मतलब ये डिफरेंशिएशन होता है। दो चीज़ें होती हैं फिजिक्स में आपको आनी चाहिए, वो मैथमेटिकल टर्म होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो बायो के बच्चे सिर्फ इसी से भागते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में आ गया तो फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो मैथमेटिक्स वाला टर्म होता है फिजिक्स में वो केवल मेन होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर हम फिजिक्स के टर्म में समझे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है, तो बालक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है क्या, छोटा करना। चलिए बालक जल्दी आइए, और उसमें लड़ना नहीं है। और थोड़ा आप बेंच सही करिए, बहुत कंजेस्टेड हो गया है। थोड़ा आगे आओ बालक लेके बेंच। तो इस क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास के बाद आपकी क्लास शिफ्ट कर दी जाएगी दूसरे जगह, ठीक है। तो कल से आप लोग उसी सेंटर पर जाएंगे क्लास करने, यहाँ नहीं आना रहेगा। लेकिन डाउट के लिए यहीं आना होगा आपको। डाउट अगर पूछना है तो टीचर्स यहीं अवेलेबल रहेंगे, वहाँ टीचर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ सिर्फ आपकी क्लास चलेगी। उसके लिए आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए आपका। बिना आईडी कार्ड के वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ दूसरे लोग रहेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुम लोग कोचिंग में पढ़ते हो। तो आपकी आईडी कार्ड चेक करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेड क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग अपना फ़ोटो और आधार कार्ड ज़रूर जमा करा दें, ठीक है। और जमा कराएं तो आज लेके भी जाना, क्योंकि कल से वहाँ क्लास चलेगी। और वहाँ से फिर यहाँ भाग क्या होगे फिर कि सर कुछ प्रूफ दीजिए हमको, ठीक है। यहाँ के लोग वहाँ नहीं दिखेंगे, वहाँ नए लोग रहेंगे। हाँ, तो आप ही लोग पढ़ाएंगे तो हम तो पढ़ाने आएंगे ना। ये थोड़ा बताएंगे कि ये हमारे यहाँ पढ़ता है बच्चा, आने दीजिए। इसलिए जल्दी जमा करा दीजिए। बाकी जिनके पास नहीं है अपना फी स्लिप लेके आइएगा, ठीक। आगे चले बालक। हाँ, हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे अगर मैं तुमको डिफरेंशिएट कर दूं तो तुम बचपन में चले जाओगे, ठीक है। फिर से इंटीग्रेट कर दे तो उतने ही बड़े हो जाओगे, ठीक है। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखा जाए तो बालक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर हम तुमको डिफरेंशिएट करें तो तुम छोटे हो गए, ठीक है। और तुमको मैं फिर से इंटीग्रेट कर दूं, छोटे चीज़ को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो फिर से क्या हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। तो फिजिक्स में सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटा करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है बड़ा करना। इसलिए देखो, मैंने जब छोटा सा चीज़ लिया तो डेल्टा डी क्यू लिया, ठीक है, और लेंथ भी लिया तो डी एल लिया। अब मुझे क्या करना है, पूरे लेंथ का कारण निकालना है। तो इस छोटी चीज़ को क्या करना है, बड़ा करना है। जब बड़ा करना है तो क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है किसी चीज़ को बड़ा करना। तो क्या करेंगे वाला, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो डी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन आना चाहिए तुम लोगों को, आता है, बायो वाले बच्चों को भी आता है। चलिए डी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो ई आएगा। इधर इंटीग्रेशन के टर्म में रहने दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी खत्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं बालक। हम ऐसा सपोज करते हैं या मान के चलते हैं कि जितने भी चार्ज इस लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है उसकी डेंसिटी हर जगह पे सेम होगी। चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, हर जगह सेम होगी। अच्छा, जो चार्ज है सबके सब एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसलिए इनकी डेंसिटी को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तुम लोगों से देखो बालक यही पूछा जाएगा, बाकी ये क्या है इससे कोई मतलब नहीं आप लोगों को, तुम्हें यही पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर पूछा जाएगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू होगा बालक चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो लगे हाथ मुझे आप इसका यूनिट बता दीजिए। तो यूनिट क्या होगा बालक, चार्ज यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर, ये इसका यूनिट होगा, ठीक है। थोड़ा डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू देखो बालक डेल्टा क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं, सॉरी डी एल। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या, लैम्डा डी एल होगा। डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना आया, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ एल लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लेंथ के अलोंग इसको इंटीग्रेट करना है। हालांकि लेंथ मुझे पता नहीं है तो मैंने ऐसे ही बस बना लिया है,
ठीक, आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ लेगा होता क्या है फार्मूले के साथ, या तो यूनिट पूछ लेता है या कभी कभी डायमेंशन फार्मूला पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशन फार्मूला आता है। आता है क्या? चलिए मुझे बता दीजिए इसका क्या होगा डायमेंशन फार्मूला। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का तो डायमेंशन फार्मूला भूलना नहीं है, वो आपको हमेशा याद रखना है। ऐसा नहीं कि 12th का सिलेबस आ रहा है तो डायमेंशन फार्मूला भूल गए हैं। ATL-1 इसको बालक देखो, जब भी लिखा जाता है डायमेंशन फार्मूला तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको याद है 7 होती है, एक दिन मैंने बताया था। तो वो लाइन बाय लाइन होती है, सीरियल वाइज होती है, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फार्मूला उसी तरीके से बताना होता है। तो पहले सबसे पहले बालक आता है लेंथ, तो L के पावर -1 होगा। चार्ज का AT होगा तो पहले T आएगा फिर A आएगा। तो कुछ इस तरह नहीं लिखा, L इनवर्स TA। अब ठीक है, ये इसका डायमेंशन फार्मूला होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का। यहां से आपको सिर्फ ये याद रखना है। हिंदी में बालक इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। हो गया? अब हटाएं। चलिए इसके आगे बात करते हैं बालक, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में सरफेस को क्या बोला जाएगा बालक? पृष्ठीय आवेश घनत्व, ऐसा कुछ। इसको मिटा दे पूरा ना, अरे बोला करो भाई, नहीं मिटा देंगे तो बाद में कहोगे नोट नहीं हो पाया। चलिए ये एक सरफेस लेते हैं बालक कुछ इस तरीके से। ये सपोज करते हैं पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें टोटल चार्ज सपोज करते हैं कितना है, Q है। अब इसके कारण एक पॉइंट P लेते हैं, P यहाँ पे बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर से वही काम, इसका एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, कट कर लिया जाए, इस पर कितना चार्ज dQ। अब देखो बालक ये सरफेस आया, तो सरफेस का लेंथ नहीं होता है, क्या होता है, एरिया होता है। कोई भी सरफेस है तो उसका क्या होगा, एरिया। पूरे का कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। अब स्मॉल पार्ट कट किए हैं तो मान लेते हैं इसका एरिया कितना, DA, बहुत स्मॉल एरिया DA हो गया, ठीक। और यहाँ से ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, R। अभी भी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, कितना, DE, ठीक है। चलिए बताइए DE की वैल्यू कितना, वही होगा क्या जो पहले था। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना dQ/r²। इंटीग्रेट कर दें तो E = 1 इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ/r²। देखो तो लेंथ वाला ही आ गया, वही था गया। अब फिर से आते हैं, अब इस केस में बालक जो चार्ज हैं सभी के सभी वो किसी सरफेस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो उनका जो डेंसिटी है, अगर हम ये मान के चले कि हर जगह डेंसिटी क्या है, सेम है, इक्वल है, तो उस डेंसिटी को एक नाम दिया गया जिसको क्या बोलते हैं बालक, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे दिखाते हैं बालक, सिग्मा से। क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है।
देखो लेंथ वाले केस में लेंथ से डिवाइड किए थे, सरफेस केस में एरिया से डिवाइड करेंगे क्योंकि सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होता है। अब मुझे बताइए बालक, इसका यूनिट कितना कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही होगा। डायमेंशन फार्मूला बताइए, L-2 TA। देखो मैं लिख रहा हूँ फटाफट, कहीं कुछ डाउट हो तो पूछ लेना तुरंत। फिर से वही पुराना काम, चार्ज DQ, एरिया कितना DA, तो DQ की वैल्यू कितना भाई, सिग्मा DA, सही है। DQ की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो E कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1/4πε0 सिग्मा DA अपॉन r²। अब यहाँ किसी S लिख देते हैं, S का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी सरफेस के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बेटा थर्ड बात करेंगे बालक, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तुम्हें पता है नोट नहीं करने आता है, बोर्ड पर से कैसे छापा जाता है, सब लोग देख के छापे जाते हो। नोट किया जाता है, पहले जब बताया जाता है तो पूरा देख लो कैसे हो रहा है। नोट करो तो खुद से करो क्लास में ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पीड से करो, खुद से करो, जहाँ फंसो वहाँ देखो, ठीक है। ये नहीं कि एक एक लाइन देख के कर रहे हो। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें खुद से करना सीखो, क्लास में किया करो, ऐसे नोट किया जाता है। ये नहीं कि एक एक लाइन एक एक चीज़ देख रहे हैं, तब टाइम लगेगा, खुद से करोगे तो टाइम कम लगेगा। आगे बात करते हैं किसका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बालक यहाँ पे कुछ ऐसा बॉडी लेंगे जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, तो मैं चलिए क्यूब ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि ये तो रहेगा ही। देखो चलो एक क्यूब बनाते हैं, कुछ ऐसा एक क्यूब है बालक, ये पूरी तरीके से सपोज करते हैं चार्ज है, ठीक। इस पे टोटल चार्ज कितना, Q। अब इसके कारण एक पॉइंट P लेते हैं जहां पे बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फिर से एक छोटा सा पार्ट कट कर लें कुछ इस तरीके से, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq। अब देखो ये क्यूब है तो इसका कुछ ना कुछ अब वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना, dv। वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं तो बहुत स्मॉल वॉल्यूम कितना हो गया, dv। यहाँ से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहाँ पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डायरेक्शन यही होगा क्या, बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE। तो अगर आप DE की वैल्यू निकालो तो यही होगा 1/4πε0, चार्ज कितना है dq/r²। इंटीग्रेट कर दें, पूरे के पूरे वॉल्यूम का अगर निकालना है तो। अब यहाँ पे बालक जो चार्ज है, सपोज करते हैं कि इक्वली चार्ज अगर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है तो उनका डेंसिटी हर जगह क्या होगा, सेम होगा, जिसको न क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में। इसको बालक रो से डिनोट करते हैं, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगा बताइए, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यूनिट बताइए, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन फार्मूला, शक्तिमान, चलिए
ठीक है। अब देखो यहाँ से सिग्मा किसके बराबर होगा, सॉरी रो किसके बराबर होगा, डी क्यू बाई डी ए के बराबर होगा। तो डी क्यू किसके बराबर हुआ, रो डी ए, सॉरी डी वी। हाँ हाँ ठीक है बालक, डी क्यू के वैल्यू वहाँ पुट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अब तो कुछ करना नहीं, तुम लोग खुद ही कर लेना चाहिए। ये हम वॉल्यूम लिख देते हैं ताकि पता रहे कि वॉल्यूम के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है इसको। तुम लोग नहा वहा नहीं आते हो क्या, पूछ रहे हैं। अभी बाहर का टेम्परेचर इतना अच्छा है, बताओ क्लासरूम का टेम्परेचर इतना हाई कैसे हो गया है। नहा गया करो सब। क्यों बालक, तुम तो लग रहा है, ओए सो के चले आए हो क्या, सो के चले आए हो तुम, सो के आए हो ना। हाँ ठीक है। चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सब कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा ये वाला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा, चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में या सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो याद रखना है, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग मूवी भी देखते हो, वेब सीरीज देखते हो। चलिए तो अब मुझे ही पढ़ाना है, तो कुछ मूवी आप देख लीजिएगा। द कोर मूवी देखे हैं, द कोर हॉलीवुड मूवी है, बोलो। नहीं हॉरर नहीं है बालक, द कोर। ऐसे मतलब देख लेना मजाक मजाक में, कभी टाइम पास करना। द कोर मूवी देख लीजिएगा, आपको अर्थ मैग्नेटिज्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख के आना, ठीक है। और मैं पूछूंगा तो बताना हुआ क्या था और क्या क्या हुआ था, वो याद होना चाहिए, नहीं कि बस देख के ख़त्म कर दिए। देखे थे ना और कंफ्यूज हो गए, नहीं तो भी पढ़ाए कहाँ हम, ठीक है। पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक बार देख लेना ये मूवी द कोर, ठीक है। और वेब ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। उससे पहले आप थॉर मूवी देखें हैं, थॉर का एक तो दूसरा पार्ट आया था, याद है। देखो ये नहीं पता है, पहला हमको पता है, दूसरा पता है। 4 पार्ट आ जाएगा नहीं, थॉर 1, थॉर डार्क वर्ल्ड, थॉर तो डार्क वर्ल्ड वाला ही देखना, ठीक है। वो दूसरा पार्ट है, उसको देख लेना, ठीक है। उससे तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स जो हाइजेंस प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मूवी देख के फिजिक्स पढ़ोगे तुम लोग, ये 2 मूवी एकदम सबको क्लियर होना चाहिए। और पूछेंगे क्या क्या कहाँ हुआ था तो बताना, ये नहीं कि पता नहीं है क्या हुआ था, इसलिए अच्छे से देखना। का सब्सक्रिप्शन दे, मैं दूँ, मैं मूवी नहीं देखता हूँ यार, ठीक है। ये 2 मूवी आप देख लेंगे। और KGF देखे हो तुम लोग, सब लोग देखे हो, नहीं देखे हो, दोनों देखे हो, मूवी नहीं देखते हो। अबे तुम लोग ना पढ़ते हो ना मूवी देखते हो, खेलते भी नहीं होगे, करते क्या हो, देखते हो, पढ़ लिया करो। थॉर अरे थॉर कह रहे हैं, KGF बोलता है ना क्या चाहिए तुझे, क्या बोलता है, दुनिया। तो पढ़ो, ठीक है, और दुनिया जीतो। ऐसे चाचा दिलाने नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बालक। फिलहाल हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। आगे बात करते हैं, अगर हमारे पास एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग समझ रहे हैं, ठीक है, वो अगर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये तुम लोगों को याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड
सर्कुलर रिंग along सेंटर ऑफ द रिंग नहीं लिखेंगे, along द सेंटर समझ गए आप। थोड़ा सा इसका वाला 3D डायग्राम बनता है तो समझिए। सर्कल तो बिल्कुल गोला होता है, ठीक है। तो अगर सर्कल को अगर आप सामने से देखो, ठीक है, या मैं इधर से देखूं, एक सर्कल हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, तो पूरा गोल नहीं बनाएंगे, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, बना देते हैं। ये इधर से देखने पे कुछ इस तरीके से है। मैं अगर ये डब्बा उठा लूँ, मान लो ये सर्कल है अगर, तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसका ये सेंटर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा। मान लेते हैं रेडियस कितना है बालक, ए के बराबर। और यहाँ से इसके सेंटर के लॉन्ग, यहाँ से बालक आर डिस्टेंस पे मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, जहाँ पे बताना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितना होगा। और ये रिंग जो है पूरी तरीके से चार्ज है। कितना चार्ज है टोटल, क्यू। आर डिस्टेंस लिए हैं, चलो एक्स ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो फार्मूला इसका याद है तुम लोगों को? फिर से वही काम करेंगे। इसका एक बालक छोटा सा पार्ट कट करेंगे, कट कर लिया जाए। बहुत स्मॉल चार्ज होगा कितना, डी क्यू। अब ये बहुत स्मॉल चार्ज ले लिए डी क्यू, तो यहाँ से पॉइंट पी पे बालक अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे क्योंकि जो अगर रिंग है तो जब सभी के सभी चार्ज होंगे बालक वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अंदर तो पूरा खाली रहता है रिंग, ठीक है, सभी चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे। तो चार्ज हमारा सरफेस पे है तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो चार्ज से डिस्टेंस लिया जाता है, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस ले रहे हैं। आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा? ये हमें पता है ए के बराबर है, ये हमें पता है कि एक्स डिस्टेंस पे निकालना है सेंटर से, ये ओ सेंटर है। कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से बालक, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, और अच्छे से लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्मॉल होगा भाई, क्योंकि चार्ज हमने बहुत स्मॉल लिया हुआ है। क्या डायरेक्शन होगा? कहीं यही डायरेक्शन होगा क्या? बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डी ई। और ये एंगल सपोज करते हैं बालक कितना है, थीटा है। तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये भी थीटा होगा क्या, क्यों अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से डी के दो कंपोनेंट आएंगे, कौन कौन आएगा? इधर कितना आएगा, डी ई कॉस थीटा आएगा, और इधर कितना आएगा। याद रखना कभी भी कंपोनेंट निकालना है तो जिधर से एंगल बन रहा है उधर वाला हमेशा कॉस कंपोनेंट जाएगा और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन आएगा, ये हमेशा होगा। तो इसको आप कंपोनेंट का याद रख लीजिएगा, जिधर से एंगल लेंगे उधर हमेशा कॉस का जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन का आएगा। अब एक चीज देखो, हमने ये जो पॉइंट चार्ज यहाँ बालक कट किया है, यहाँ भी तो कट कर सकते थे, यहाँ पर भी कट किया जा सकता था। अगर मैं यहाँ कट कर लेता तो क्या होता, थोड़ा सा समझते हैं, इसको बाद में मैं मिटा दूंगा बस समझने के लिए। अगर यहाँ कट कर लेता मैं तो जो डी क्यू चार्ज वहाँ है वो यहाँ हो जाता, ठीक है। जो डिस्टेंस ये वाला है ये कहीं अब यहाँ से होता, ठीक है, होता कुछ ऐसा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहीं इधर होता क्या, ये एंगल थीटा था, अब ये एंगल थीटा होता, तो ये थीटा, तो ये भी कितना होता, थीटा। यहाँ से इसके दो कंपोनेंट आते, एक इधर आता कितना, डी कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर इधर आता डी। क्या ये दोनों अपोजिट में आते क्या, सेम भी आते? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ड्यू टू सिमेट्री, इसको बोला जाता है ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि जो हमने यहाँ कट किया है यहाँ पर भी कभी न कभी हो सकता है कट कर ले हम, हमारा मन यहाँ कट करेंगे। तो ड्यू टू सिमेट्री, ये जो वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है या वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो किसके बराबर मिलता है, डी कॉस थीटा के। और किसके अलॉन्ग मिलता है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमेशा किसके अलॉन्ग मिलेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिलेगा। तो पॉइंट पी पे अगर मैं लिखूं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E इज इक्वल टू, टोटल लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? किधर होगा, अलॉन्ग, अलॉन्ग क्या, एक्स एक्सिस, यही होगा बालक ना, एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये
वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा है, किधर आ रहा है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? गेम खेल रहे हो क्या? हाँ, अब मोबाइल ऐसे है तो जाहिर सी बात है, क्या चल रहा है? चलिए मोबाइल बैग में डालिए। किसी का मोबाइल टेबल पर नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस में नहीं आए हैं, ठीक है? ऑफिस में आए हैं, टेबल मोबाइल रख के मस्त काम कर रहे हैं, ठीक है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? हम क्या करेंगे बालक, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है? कॉस थीटा भी निकाला जा सकता है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं आप। कॉस थीटा कितना? बोलिए, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस एक्स है अपॉन हाइपोटेनस। पूरा रख के सॉल्व करेंगे। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बालक 1/4πε0। चार्ज कितना है? क्यू। कितने डिस्टेंस में निकाल रहे हैं? एक्स अपॉन a² + x² टू द पावर 3/2। ये चार्ज सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है? अब पूरा वैल्यू रख के इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा। हमको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, ठीक? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला पूछा भी गया है पहले। बोलिए तो कुछ आगे बताएं। हो गया? अगर बालक मैं सेंटर पे पूछूं कि बताइए रिंग के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आप बता पाएंगे? रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वही होगा या कुछ और होगा? भाई कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, जीरो मिल जा रहा है तुम लोगों को। चलिए ठीक है, जीरो होगा। सेंटर की बात करें बालक, अभी देखो हम लोग पॉइंट पी पे निकाल रहे थे, ठीक है? ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? एक्स डिस्टेंस पे है। अगर आपको सेंटर पे पूछा गया है तो उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। उसके लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो एट सेंटर बात करें तो एक्स जीरो होगा बालक। अब यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो अगर पुट करो तो जीरो का मल्टीप्लाई कहीं भी करिए, क्या हो जाएगा? जीरो। तो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। चलिए अच्छी बात है, इसको आप याद रखेंगे। देखो पूछना बोलिए, कल का टेस्ट कैसा हुआ बालक? ठीक ठाक? कितने नंबर जा किए होगे घर पे ना? ज़्यादा करती है मतलब? अच्छा गलत ज़्यादा कर दिए हो? अच्छा तो सही करना चाहिए था बालक ना। जो भी करो सही करो। देखो एक चीज़ और होता है, बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करते हैं लेकिन गलत इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो नेगेटिव होते होते फिर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है?
मतलब कट ऑफ के पास पहुंच के वापस हो गए। मतलब अगर आप पूरा सही किए होते तो कट ऑफ के पास हैं, कट ऑफ पार कर गए हैं, लेकिन सोचिए आपने कुछ गलतियां अगर कर दिया तो उसमें से तो माइनस हो गया। तो इसलिए कोशिश करिए कि गलती ना करें। हमको क्या पता? नहीं, हमको नहीं पता। सॉलिड स्टेट है। तो सुनो, अब जब भी टेस्ट देना, पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका कि गलत बिल्कुल जीरो हो पहले। ठीक है, गलत आपसे क्या हो, बिल्कुल जीरो हो। क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती नहीं करना है, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तुक्का कभी कभी ऐसा भी होता है, यार ये हो सकता है, तो छोड़ने का भी मन नहीं करता है और करने का भी मन नहीं करता है, तो लास्ट में आते आते चलो सब भर ही देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये भी नहीं करना है। अगर डाउट है तो भले सही ही होगा बाद में, वो बात की बात है, लेकिन उसको नहीं करना है। यहाँ पे सीखो। अगर मान लो यहाँ तुम कर रहे हो, जो गलतियाँ तुम्हें लग रही भाई ये हो सकता है लेकिन क्लियर नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, बाद में घर जाके मिला लो, सही है तो भी नहीं पछतावा करना है। ठीक है, यहाँ के नंबर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप सीखने आ रहे हो। लेकिन हाँ, जो तुमको लग रहा था क्वेश्चन कि भाई ये हो सकता है लेकिन तुमने छोड़ दिया, तो उसको घर अगर जाके देखो कि इसका ए आंसर सही है, जो भी आंसर सही हो, तो वो तुम कभी भूलोगे नहीं, वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो गलती नहीं करना है। सबसे पहला टारगेट आप ये करिए कि गलती नहीं करना है। तो अब ये ज़्यादा समय है नहीं कि ज़्यादा टेस्ट देके कराएंगे, 2-3 टेस्ट में सीख लेना है ये चीज़ कि गलत नहीं करना है। ठीक है, तो जीरो गलत होना चाहिए, जो आए सिर्फ वही करो। एक ही क्वेश्चन आ रहा है, एक ही क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करोगे तो 5 नंबर पाओगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, पता है आपके ना? ठीक है, गलत होने पे एक काट लिया जाता है। तो एक ही सही करोगे 5 नंबर पाओगे। मान लो एक ही किए गलत कर दिए, तब -1 हो गया। कहाँ 5 नंबर पा रहे थे, कहाँ -1 आ गया। तो इसलिए गलती ना करें, ये हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए। इसको हटा दे। गुड। आगे बात करेंगे बालक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बताएगा मुझे? कुछ कह रहे हैं क्या सब लोग? हाँ, अब बताओ, बोलो। अच्छा, तो कुछ और एक साथ बोलो, बीच बीच में रुक रुक के बोल रहे हो, तुम्हारा वॉल्यूम इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, फिर चार्ज, फिर ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बताओ वाला। हाँ ठीक है, 2 इक्वल लेकिन अपोजिट चार्जेज अगर कुछ डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं -q चार्ज है, यहाँ क्या है? +q चार्ज है। और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस वाला हमेशा 2a लेते हैं। 2a क्यों लेता है, समझ में आता है ये बात? क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा ईजी हो, तो डेरिवेशन पढ़ना नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए हमेशा 2a लिया जाता है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बालक? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलाते हैं। अच्छा, इसी में एक नाम और आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करेंगे बालक। P की वैल्यू कितना होता है? Q × 2a। ऐसा मत करो यार, देखो ऐसा हमको दया आ रही, तुम लोग वो चला रहे हो। हाँ, खोल दो बालक। तो आज भर और झेल लो, उसको मस्त चिल्ड रूम में बैठाएंगे। अब उसको कोई सोया तो कूटेंगे भी। अच्छा, ये होगा बालक Q × 2a। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक बात और ध्यान रखेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे बालक? ये वेक्टर के फॉर्म में होगा। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होगा? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है बालक डायरेक्शन। ये बात याद रखेंगे आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बाकी ये वैल्यू होती है।
आप मुझे इसका यूनिट बता पाएंगे क्या होता है? कूलम मीटर। ठीक है, ये इसका यूनिट होगा कूलम मीटर। नोट करिए तुरंत और फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब आपको ये पता लग गया है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमारे पास दो चार्ज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन चार्ज इक्वल और अपोजिट साइन के होने चाहिए। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ रहे हैं? ठीक है, सभी डिस्टेंस इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू लेते हैं, यहाँ पे चार्ज प्लस 2q लेते हैं। ठीक है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, उस पर कुछ चार्जेस दिया हुआ है उसके वर्टेक्स पे, तो आपको बताना है इस सिस्टम का टोटल या नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अच्छा, इसको मिटा देना। जीरो। और क्या बताइए, पहले ये तो चेक करो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है या नहीं बन रहा है कहीं से। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए कंडीशन है कि सेम चार्ज होने चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनका साइन अलग अलग होना चाहिए। तो पहले ये बताइए क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहीं से बन रहा है? देखो, चाहे ये दोनों बनाना चाहो बनेगा, चार्ज तो सेम है लेकिन साइन क्या है, साइन भी सेम है, ये डाइपोल नहीं बनेगा। ये दोनों बना रहे हैं, ये माइनस क्यू है, ये भी प्लस 2, क्या बनाएगा? यस सर। सर अगर क्यू और क्यू अलग कर दें, मतलब दो चार्ज है ना सर पॉजिटिव में। ठीक है, और ये बनेगा। सर वही अगर दो चार्ज को अलग कर देंगे क्यू और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगना है। ठीक है, 2q चार्ज दिया है, हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ लो इक्वली। ठीक है, प्लस q और प्लस q, ऐसा कर सकते हैं, दोनों मिला के 2q हो जाएंगे। क्या अब बनेगा? देखो, एक डाइपोल ये बनाएगा और एक डाइपोल ये बनाएगा। अब करके बताओगे? बताइए तो क्या होगा आंसर। देखिए, सोचिए कहाँ से डाइपोल बन रहा है, कैसे, कुछ इस तरीके से आपको करना होगा।
चलिए देखिए बालक कैसे करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर ये बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में बनाएंगे? माइनस से प्लस की ओर, कहीं ये डायरेक्शन हो जाएगा। मान लें P1 सपोज कर लें, कितना होगा P1 की वैल्यू बताइए? Q इंटू ए के बराबर होगा, क्योंकि चार्ज लेते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस कितना है? ए के बराबर है, 2a के बराबर नहीं है। वैसे ही इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या होगा? कहीं ये होगा, ध्यान देना। मान ले P2 कितना होगा? ये भी QA के बराबर होगा। अब देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है बालक, और इनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहीं ये होगा। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट नहीं जोड़ देंगे, अब इनका रिजल्टेंट निकाला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे करते आए हो। तो P इक्वल टू क्या? अंडर रूट, बताइए, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। cos 60 कितना? 1/2। तो ये कट गया क्या? चलिए थोड़ा वैल्यू रखिए, रूट QA स्क्वायर, सही है, P1 की वैल्यू, Q2 भी कितना, सॉरी P2 भी कितना है? सेम, प्लस ये P1 P2 दोनों सेम है क्या? QA स्क्वायर कर दें, ऐड करिए बालक, 3QA स्क्वायर आएगा क्या? QA स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, बस ये आंसर हो गया, QA रूट 3। ठीक, बाकी ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे तुम लोग किए थे कूलम फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तगड़ा आवाज कैसे लग रहा है? हो गया, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करिए। चलिए आपको सेम क्वेश्चन, मैंने कुछ चार्ज लिखे हुए हैं, आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम। तब डाइपोल बनाइए और बताइए। या 1 मिनट रुको, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं बालक तुम लोगों के लिए। यहाँ पे Q रखो, यहाँ पे +2Q करो, और अब करिए। टू QA, और कोई बताइए। किस डायरेक्शन में आया है बालक? y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस। और कोई बताइए।
चलिए पहला ऑप्शन आया है आंसर मतलब +2QA के बराबर आ रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। और कोई बताइए। पहले आप डाइपोल बनाइए, ठीक है, पहले देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करिए और डायरेक्शन देखिए, फिर रिजल्टेंट निकालिए और मुझे बताइए। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए पहले चेक करिए, देखिए डाइपोल आप बना पाए हैं या नहीं। अच्छा देखो इनके बीच डाइपोल बनेगा नहीं, इनके बीच बनेगा, अच्छा इनके बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो -4Q है, तो एक -Q यहाँ करिए, एक -Q यहाँ करिए और एक -2Q यहाँ करिए, सही है। देखो बोले ये दोनों मिलकर डाइपोल बनाएंगे एक, समझ में आ रहा है, -Q + Q। ऐसे ही ये वाला बनाएगा, सॉरी -Q + Q, और ये +2Q -2Q बनेगा। तो 3 डाइपोल बन रहे हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करते हैं। अगर इन दोनों डाइपोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होगा, -4 से +4 कहीं इस डायरेक्शन में होगा। मान ले P1 बोलना बालक, P1 की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या कितना होगा, Q × A, चार्ज Q है, डिस्टेंस कितना है, ये देखो जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया वहीं से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसका x एक्सिस दिया है, x a के बराबर, यही डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस होगा। आ रहा समझ में डिस्टेंस लेने, ठीक है। ऐसे ही अगर इन दोनों की बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बालक, कहीं ये होगा -4 से +4 की ओर। मान ले P2, तो P2 किसके बराबर होगा, सेम होगा Q × A के बराबर, -Q होगा। ये तो सर डिस्टेंस हम लोग वेक्टर, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सर तो 2A के ऊपर आप वेक्टर भी लगाए थे फॉर्मूले, हाँ, तो अगर लोग सर उसका डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा। किसका, इसका डायरेक्शन ले तो दिया है, इस नेगेटिव x में डायरेक्शन है -x में, ठीक है। ये माइनस नहीं लेंगे, कोऑर्डिनेट माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा अगर देखा जाए तो माइनस से थोड़ा लिखेंगे ये डिस्टेंस कितना लिखेंगे, a लिखेंगे। डायरेक्शन कौन बता रहा है हमको, ये चार्ज बता रहे हैं। चार्ज से आप डायरेक्शन पता करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमेशा -4 से क्या होता है, +4 कितना होगा, QA के बराबर होगा। अब एक चीज समझिए, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब इनका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। इनको भूल जाइए, अब खत्म कहानी इनका। अब बचता है ये वाला। अब देखो ये -2Q चार्ज है, ये +2Q चार्ज है, दोनों सेम चार्ज हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। चार्ज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं QQ ही रहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम चार्ज होने चाहिए और अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो क्या ये डाइपोल बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। क्या डायरेक्शन होगा, -4 से +4 की। मान लेते हैं P3 कितना वैल्यू आएगा, देखिए चार्ज 2Q है और डिस्टेंस कौन बता रहा है, ये y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, a के बराबर। तो रिजल्टेंट भी हमारा वही आएगा जो P3 के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से यही आंसर सही तो है, सही है, ठीक है। 2QA किसके लॉन्ग है बालक, y एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ये हमारा आंसर होगा। बस यही देखो करना है। अगर आप डाइपोल बना लेते हो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इजीली। और बनाने के लिए बस 2 कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, दोनों चार्ज सेम होनी चाहिए और दोनों चार्ज अपोजिट साइन के होने चाहिए, बस इतना काम करना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे, ठीक है, फिर फाइनल करते हैं।
अभी भी मैं एक्सिस बना देता हूँ। चलिए अब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए इस सिस्टम का, बताइए तुरंत। तो हो गया सबका, समझ में आ गया? कोई चेंज करना चाहेगा? नहीं, पक्का? चलो सबका गलत है, फिर से बताओ। हालांकि ये कोऑर्डिनेट देखो, ये 2a डिस्टेंस है, ये a कैसे जीरो होगा? डिस्टेंस सेम है, फिर कैसे जीरो कर दिए? तो क्वेश्चन पहले समझ किया करो, ऐसे गलत करके आया करोगे तुम लोग और एकदम फुल कॉन्फिडेंस रहोगे सही करके आए हैं। ये आंसर है, टोटल आंसर फाइनल? नहीं, शायद तब ये भी नहीं होगा। सिक्स क्यूए नहीं, इतना ज़्यादा कैसे आ गया? ये दोनों तो दिख रहा है कैंसिल आउट हो जाएंगे इधर उधर वाले, बचेगा ऊपर नीचे वाला, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो रिजल्टेंट क्या करेंगे? जब दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक में से दूसरे को माइनस किया जाता है। 4 क्यूए शायद। क्यूए होगा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलावा। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। तो करोगे तो सेम उतना ही आना है। चलिए मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है आप लोगों को। क्यूए किधर वाला डायरेक्शन क्या होगा? -y के अलावा, ठीक है? सही है, यही आंसर होगा। कैसे होगा समझिए फिर से, अभी नहीं सीखे तुम लोग। इसको तोड़ दिया जाए, -q -q, ठीक है? ये एक बनाया इधर डाइपोल, ये डायरेक्शन होगा किसके बराबर होगा? क्यूए के बराबर। डायरेक्ट लिखे, ये बनाएगा, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है? कहीं इधर होगा, किसके बराबर होगा? क्यूए के बराबर। दोनों कैंसिल, इनका रिजल्टेंट 0 हो गया, भूल जाओ इसको। ये भी था, समझ में आ रहा है क्यों 0 हो गया? ठीक, ये दोनों बनाएंगे कहीं ऊपर कितना? क्यूए के बनाएंगे। ये दोनों वाला कहीं इधर बनाएंगे नीचे की तरफ कितना? क्यू इंटू 2a। अब डिस्टेंस देखो किसके बराबर है? 2a के बराबर है ये, तो 2 क्यूए कर दें। अब ये दोनों सेम नहीं है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर बालक अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? एक से दूसरे को माइनस कर दिया जाता है। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनको ऐड कर दिया जाता है, ठीक है? माइनस क्यों करते पता है? वो रिजल्टेंट वाले से आता है, एक बार उसको देखेंगे। जैसे मान लो वाले एक वेक्टर इधर है कहीं, वेक्टर ए, और एक वेक्टर कहीं इस डायरेक्शन वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना? अपोजिट डायरेक्शन में है, 180 होगा। रिजल्टेंट देख लो, r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना? -1, इसको हटा के यहाँ माइनस कर दें। ये किसका फार्मूला बना? देखो तो, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा a माइनस बी। तो इसी कंसेप्ट से करते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो क्या किया जाता है? एक में से दूसरे को माइनस। ये जो यहाँ कैंसिल आउट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वही तो काम हो रहा है। इनका रिजल्टेंट 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक में से दूसरे को जब माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, बात खत्म, ठीक है? तो अगर फार्मूले सॉल्व करेंगे इसका रिजल्टेंट तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? लेकिन हमें ये बात तुम्हें याद रखना है, हमेशा फार्मूला यूज नहीं करना है, इतना टाइम नहीं हमारे पास।
अब आप एक बात याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। और कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करना है। एक बात और, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनको क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है सोचो, यहाँ cos 0 हो जाता, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना, 0, cos 0 कितना, +1, +1 करोगे बाद a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो फार्मूला जो आएगा वो प्लस होके आएगा, इसलिए ऐड किया जाता है। तो बार बार फार्मूला नहीं लगाना है, कुछ एंगल दिया है तब फार्मूला लगाइए, अगर एक ही डायरेक्शन में है अपोजिट में है तो फार्मूला नहीं लगाना है। आपको ये बात याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दिख रहा है दो वेक्टर हैं, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। मैंने बोला था कोशिश हमेशा ये करनी है कि बड़ी में से छोटी को माइनस किया जाए, तो इसमें से बड़ा कौन लग रहा है, 2q, तो नेट कितना होगा, p = बालक 2qa - qa कितना आ जाएगा, नहीं प्लस qa आएगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें तो उसका डायरेक्शन किधर होगा बालक, जो बड़ी क्वांटिटी है जिसमें से आप माइनस किए हो वही डायरेक्शन हमको मिलेगा। तो किस में से माइनस किया गया है, इसी में से किया गया है, तो जो डायरेक्शन इसका होगा वही डायरेक्शन रिजल्टेंट का भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अलोंग -y एक्सिस। बोलो कुछ घुसा दिमाग में, चलिए उम्मीद करता हूँ आप ऐसे क्वेश्चन, एक और उसको फिर से मुझे करना होगा। चलिए होमवर्क, तो वहीं खूब बड़ा क्वेश्चन देंगे, जाके दिन भर करोगे उसको बैठ के। चलिए ऐसे कुछ तूफानी करते हैं। ओ भाई साहब, चलिए इसको करके आएंगे आप। कुछ तो कह रहे हैं गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए और इसको आप करके आएंगे, या चाहो तो अभी करो, टाइम है, चलो अभी करिए। फोर QA, और कोई बताइए, 2 QA, और कोई बताइए। QA along y एक्सिस। तुम्हारा वाला किधर आ रहा है, तो मेरा भी y एक्सिस है, y एक्सिस क्या आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा वाला 4 QA है, सर अब ये जो 4 है उसको डिवाइड कैसे करें? तो मुझे क्या पता, डाइपोल बनाइए, डिवाइड करिए, QA√2, और भी बताइए। ऐसे देखो, अच्छा अच्छा आंसर बताया करो, QA√2। एक और बता दो तो ऑप्शन बन जाएगा, एक तो मैं नन ऑफ दीज का बना दूंगा अलग से।